बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। इस वक्त पूरी दुनिया हमें बज़ाहिर जंग की हालत में नज़र आती है, जिसके सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमरीका और ईरान के खिलाफ जारी फ़ौजी मुहिम है। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ वसी फ़ौजी हमले शुरू किए, जिनमें ईरान के आला हुकूमती ओहदेदार, फ़ौजी तनसीबात और बहरी बेड़े तक को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी दावे के मुताबिक अब तक ईरान के 48 रहनुमा हलाक हो चुके हैं और 9 ईरानी जंगी जहाज़ तबाह या उनको गर्क कर दिया गया, ये बताया जा रहा है जो अभी तक ऐलानात किए गए उसके मुताबिक। जबकि ईरानी नेवल हेडक्वार्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के उन समेत मुतादिद आला ओहदेदार हलाक हुए, जिसकी ईरानी सरकारी ज़राए ने तस्दीक भी की और मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक, ये जो GCC कंट्रीज़ हैं और अमरीकी फ़ौजी अड्डे जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, उन पर मिसाइल दागे गए, ड्रोन हमले किए गए, जिससे कशीदगी को हम मज़ीद एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं। मैदान जंग में सूरत हाल इस वक्त अगर उसका तज़किरा करें तो वो तेज़ी से हमें बढ़ती हुई ही हर जगह पे नज़र आ रही है। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की कि 3 सर्विस मेंबरान हलाक और 5 शदीद ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ये जिसको नाम दिया गया है, उसके तहत ईरानी बहरिया के 9 जंगी जहाज़ तबाह या गर्क कर दिए गए, जिनमें 4 चाबहार माजत के साथ तो चाबहार की बंदरगाह पर मौजूद एक जो है वो कारवेट भी शामिल है। वाशिंगटन के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ ईरान की सलाहियत को ख़त्म करने के लिए, जिसके ज़रिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के जो आलमी तेल रसद को मुतासिर कर सकता है। जो ऑयल सप्लाई है पूरी दुनिया के लिए, वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना वो बहुत मैटर करता है, तो ये उसको मुतासिर कर सकता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खलीजी पानियों में तजारती जहाज़ों को खबरदार किया, जिससे खित्ते में यह कशीदगी एक और तरफ से भी हमें मज़ीद कशीदा होते हुए नज़र आ रही है। ये जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगर बात कर लें कुछ एनर्जी के हवाले से, तो तवानाई की आलमी मार्केट भी इस जंग से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। ओपेक प्लस इत्तेहाद, जिसमें ओपेक और रशिया शामिल हैं, उन्होंने योमिया 2,06,000 बैरल इजाफी तेल पैदा करने का ऐलान किया, ताकि ईरान से मुमकिन सप्लाई खलल का अजाला किया जा सके। इसमें लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये खबरदार करते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी मुतासिर हुई, अगर जो तरसील है वो मुतासिर हुई या खलीजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो तेल की जो कीमतें हैं उनमें पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा बहुत तेज़ी से हो सकता है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल पहले ही नुमाया इजाफे के साथ ये $79.41 फ़ी बैरल पर तजारत कर रहा है, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल जो है वो $72.79 फ़ी बैरल पर पहुँच गया, जो कि एक हफ्ते में आप कह सकते हैं कि 8 से 9% तक का इजाफा है। ये 8 to 9% का इजाफा एक हफ्ते के अंदर हुआ। और खलीज में ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके बायस ईरान ने मुतादिद हमले भी किए, जिनमें इजराइल तक को निशाना फिल वक्त बताया जा रहा है। आज तो जो नेतन्याहू का दफ्तर है उसको भी निशाना बनाया गया और अमरीका के फौजी अड्डे भी साथ ही शामिल हैं। और बहरीन, कतर इसमें हो गया, कुवैत, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात में धमाकों और मिसाइल हमलों की इत्तलात मौसूल हुई, यानी कि GCC कंट्रीज़ के अंदर ये आपको इत्तलात फ़िलहाल मौसूल हो रही हैं। कतरी फ़ज़ाइया ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए फ़ाइटर तैयारे तैनात किए। ओमान में एक तेल बरदार जहाज़, उस पर भी धमाका हुआ, जिसमें कम अज़ कम एक अमला हलाक हुआ। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए फ़ौजी दिफाई कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि 2 कारकुन ज़ख्मी हुए। बहरीन ने सलमान सनती जोन में एक गैर मुल्की जहाज़ में आग लगने की इत्तला दी और हवाई अलर्ट भी जारी किया गया, जबकि कतर एयरवेज़ ने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया। फ़िलहाल इसराइल के शुमाली इलाकों में भी ईरानी मिसाइल के हमले वो जारी रहे जवाब में, और इजरायली फ़ज़ाइया ने कार्रवाइयाँ भी की, जबकि लबनान की सूरत हाल भी इस वक्त तशवीशनाक होते जा रही है, जहाँ पर जनूबी इलाकों और बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में इजरायली फ़ज़ाई हमलों से 20 अफराद हलाक हुए और 91 ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम में ईरानी मिसाइल के मलबे से एक शख्स और उसकी 3 बेटियां जख्मी हुई, जबकि उर्दन के इकबाल शहर में फ़ज़ाई सायरन बजा दिया गया और गैर तस्दीक शुदा इत्तलात के मुताबिक एक अमरीकी F-15 तैयारा भी गिरा और बताया जा रहा है कि ये मिस्टेकनली हुआ कुवैत के अंदर। बहरहाल उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद करने का ऐलान किया है। उसके अलावा बरतानिया के 2 फ़ौजी अड्डे जो हैं उन पर भी बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन हमले हुए, जिनमें महदूद नुकसान हुआ और अमरीकी हमला और ईरानी
जवाबी कार्रवाइयों से आलमी तवानाई की जो मार्केट है ओवरऑल वो भी मुतासर हो रही है, जिसके नतीजे में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि वो बढ़ रही हैं। स्टॉक मार्केट्स भी हमें क्रैश होती हुई नजर आई। इवन पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। बहरहाल स्टॉक मार्केट्स में कमी देखने को मिल रही है। जापान हो गया, चीन हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका की माली मार्केट्स दबाव का शिकार हैं। स्ट्रेट अफर्मर्स में टैंकर्स रुकते या धचका खाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे यौमिया तकरीबन ये 15 मिलियन बैरल तेल की आलमी सप्लाई मुतासर हो रही है। तो इस पूरे मंजरनामे में ये तनाज़ महज एक फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक खुली और मुमकिना तौर पर एक लंबे अरसे के लिए एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके असरात मशरिक़ वुस्ता से निकल कर आलमी मईशत तक भी जाएंगे, तवानाई की मंडियों तक जाएंगे नहीं बल्कि जा रहे हैं, जा चुके हैं, और अमरीकी दाखिली सियासत और इंटरनेशनल सलामती तक भी फैलेंगे ये जो मंजरनामा है ये वो। अच्छा, सदर ट्रंप ने इसे एक नस्ली और तारीखी ज़रूरत करार दी है, मगर सवाल ये शिद्दत से उभर रहा है कि क्या ये हिकमत अमली वाकई पायदार अमन की ज़मानत देगी, या फिर खित्ते को मज़ीद पहले ही जो हो चुके नुकसानात तो चलें वो तो हो चुके, लेकिन क्या आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी एक तवील और गैर यकीनी जंग में धकेलेगा? ये तमाम तर क्वेश्चन है जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल्सो जो स्टेटिस्टिक्स हैं इस वक्त के वो क्या हैं, और ज़्यादा रिपरकशंस क्या हो सकती हैं इस वॉर की, उस पर बात करते हैं। इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम ईरान से लाइव रिपोर्टिंग लें और ये जानने की कोशिश करें कि सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है। तो ईरान से रिपोर्ट करें मुझे अफजल रज़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अफजल, सबसे पहले ये बताएं कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? एहतजाज जो हैं वो बढ़े हैं, कम हुए हैं? क्योंकि मुख्तलिफ खबरें हम सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये एम्स थे, ये एजेंडा था कि टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद वो अपनी वो सो कॉल्ड प्री प्लान के तहत जो जनवरी में कुछ मुजाहरे हुए थे जिनको सबूताज करने के लिए मुसाद एजेंट CIA एंड दीज टाइप ऑफ दी एलिमेंट्स वो हाईजैक करने की कोशिश की, वहां फ्लॉप हुए थे। अब वो ये they were thinking when they're eliminating the top leadership, the supreme leader and the military leadership, तो वो इसको एक वैक्यूम क्रिएट होगी, फिर वो chaos पैदा करेंगे, एक सिविल वॉर, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करके वो निज़ाम को साइड पे करने में उनको मदद मिलेगी, जबकि इसकी अपोजिट हुई है। आप देख लीजिएगा, yesterday after the confirmation of the martyrdom of the supreme leader, not even in Tehran, but in different cities of Iran, we have witnessing the coming people to the street and mourning the martyrdom of the supreme leader, and simultaneously supporting the armed forces and their response, their retaliation against the enemies and against the enemies' interests in the region. अगर डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे नहीं लगता कि वो इस एक्सक्यूजेस पे आए थे कि ईरान के ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या उनके बकौल जोहरी टेक्नोलॉजी के फौजी इस्तेमाल को रोकने के लिए वो एग्रेशन किए हैं। ये झूठ और ये प्रोपेगेंडा जून 2025 में भी लेकर आए थे, उनको शिकस्त खानी पड़ी और अब भी यही है। आई एम वेरी अमेज्ड फॉर द डोनाल्ड ट्रंप सेइंग वी आर गोइंग फॉर मोर वॉर। अच्छा, इसमें अफजल जो कोशिश की गई है ना अमेरिका की तरफ से, जो मेरा नैरेटिव का सवाल भी यही था कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि इस रजीम से अवाम बिल्कुल बेजार आ चुके हैं, वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस रजीम को बदलने की ज़रूरत है। अभी भी जब ये सब 2-3 दिन पहले से शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपना बयान ही ये दिया था कि ईरानियों के पास ये एक बेहतरीन मौका है इस रजीम को बदलने का, और आज भी उन्होंने सेम बात को दोहराया है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ईरान के अंदर ईरानी अवाम नहीं होने देगी, ऐसा ही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपने बारे में बात कर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो साबिक US प्रेसिडेंट्स है वो नाकाम रहे। वो बिल्कुल वो भी नाकाम रहे, आप भी नाकाम हो गए, क्योंकि ईरानी कौम कभी तारीख में ना फॉरेन फोर्सेस से, फॉरेन एजेंट से डिक्टेट लिए हैं, ना कभी लेंगे। अगर कोई भी चेंजिंग होंगे वो इंटरनल होंगे, वो ईरानी कौम के वेल के मुताबिक होंगे। वो तो 50s में भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ एक मिलिट्री कू
इन्होंने किया था कि जी हम ईरान में जमहूरियत लाएंगे, उसके क्या नतीजा निकला? वो अपने खित्ते में एक शाह खड़ी कर दी, वो जो शहंशाह था, जो कि ईरान अमेरिका की पुलिस हुआ करती थी, उनकी जो सल्तनत है। लेकिन जब इमाम खुमैनी ने रेवोल्यूशन लाके शाह को वहां से निकाल दिया, भगा दिया, तो अमेरिका ने इजराइल को अपनी पुलिस और अपना जो नुमाइंदा है इस खित्ते में प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि जिमी कार्टर से लेके 2 टाइम डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उससे पहले जो बाइडेन था, और ओबामा, क्लिंटन, व्हाटएवर, बुश सन एंड बुश फादर, वो सारे इसमें फ्लॉप हो चुके हैं। अब आई थिंक दे आर फिगर आउट दैट हाउ कैन दे मेक द न्यू एक्सक्यूजेस टू एंड दिस वॉर। लेकिन बात एक यहाँ पे कंप्लीट है कि ईरान ने पहले भी कहा था हम जंग कभी नहीं चाहते, हम ख्वाहिश नहीं रखते कि एक और नई कॉन्फ्लिक्ट एक ऑलरेडी वायलेंट रीजन में क्रिएट करें। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर एक ये दो तरफा कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, ये एक ब्रॉडर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी, जिसकी कोई इंतहा शायद किसी को इल्म नहीं हो। सुप्रीम लीडर इस जहां से रुखसत होने से पहले 2 हफ्ते पहले फरमाया था, उन्होंने वार्न की थी कि मुझे इस मुज़ाकरात पर कोई उम्मीद तो नहीं है साबित करने की कि ईरानी कौम और ईरानी निज़ाम ना जंग चाहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट, तो हम जाएंगे। लेकिन अगर हम पर मुसल्लत की तो ही प्रॉमिस्ड टू अस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इट विल बी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अराउंड अस। अच्छा, रजा शाह पहलवी ये वो मुहरा है जो कि इजराइल की तरफ से लॉन्च करने की भरपूर कोशिश इस वक्त हमें अमेरिका के और इजराइल के इस एजेंडे का हिस्सा नजर आती है। क्या उसको ग्राउंड में कोई सपोर्ट हासिल है? क्योंकि हमने ईरानियन डायस्पोरा को तो बहुत नाचते हुए देखा खुदा ना ख्वास्ता इस शहादत के ऊपर, तो वो रिएक्शन तो चले हम लोग एक्सपेक्ट कर भी सकते थे। लेकिन ईरान की अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसा कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है खुदा ना ख्वास्ता रजा शाह पहलवी जैसी शख्सियत के लिए? आपके इस सवाल के जवाब में आपको रेफर कर दूंगा यूएस की मायूसी और उनका जो इस सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस को घास नहीं डालने पर। आप देख लीजिएगा वेनेजुएला के सदर के बारे में क्या उस पूर लीडर के साथ किया। अमेरिकी सदर ने अपने अवाम के टैक्स पेयर पैसा वहां पे खर्चा कर दिया। यूक्रेन जैसे सदर को इतने बिलियन डॉलर दे के उसको ला के व्हाइट हाउस में इतने इंसल्ट करवाना, ये तो उनका वतीरा है। ये समझ रहे थे शायद ईरान भी सीरिया, लिबिया या यूक्रेन जैसी सिचुएशन में मुब्तला हो के वो बड़ी इजीली अपने गिरफ्त बढ़ा देंगे। मुझे नहीं लगता अमेरिका ये सो कॉल्ड पीस ऑफ गार्बेज को एयर ड्रॉप करके हेलीकॉप्टर पे वो ईरान फेंक देंगे और इनके बहुत बड़े इस्तकबाल होंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आपने 11 फरवरी में देखा ये जो हालिया मुजाहिरों के बाद जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की सालगिरह आ गई, ओवर 30 मिलियन पीपल दे वर ऑन द स्ट्रीट in the support of the Islamic Revolution, support the system and the supreme leader। तो मुझे नहीं लगता इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इनके लिए कोई ऐसी फजा क्रिएट होगी कि अपने लिए कोई लेवरेज पैदा करके ईरानी अवाम के दरमियान अपने लिए कोई हिमायत में बढ़ावा करके वो आने की कोई कोशिश करें। अच्छा अफजल, इसमें आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये लिखा था कि अब वॉशिंगटन के अंदर ना एक कोई स्केप्टिसिज्म पाया जा रहा है, क्योंकि शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आप टॉप लीडरशिप को शहीद कर देंगे, जब आप उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे तो उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा रिजीम चेंज करना। लेकिन अब उनको शायद ये भी रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि भाई हमने तो टॉप लीडरशिप को मार दिया, हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी हम रिजीम चेंज शायद नहीं कर पाएंगे, हम उन लोगों को शायद नहीं लेके आ सकेंगे जिनको हम लाना चाहते हैं, और ये सुप्रीम लीडर भी रिप्लेस हो जाएगा, टॉप लीडरशिप भी रिप्लेस हो जाएगी अब जो ईरान की आवाम है उनकी अपनी मर्जी के साथ। देखिए ये लोग आई थिंक एक अहमकाना सोच में है। मतलब इनको ये बिल्कुल इदराक नहीं है या सबक हासिल नहीं किया। जून 2025 में भी ऐसे ही सेम सिचुएशन हुई थी, एक्सेप्ट कि वहां पे सुप्रीम लीडर को ये टारगेट करने में नाकाम रहे भरपूर। ये उस वक्त भी सुप्रीम लीडर को बहुत कोशिश की इनको टारगेट करें, बल्कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से को एडवाइस भी दी थी कि आप सुप्रीम लीडर के पीछे मत जाए। लेकिन इसके बावजूद इजरायली इंटेलिजेंस वो इसी पीछे थे कि इनको कोई क्लू मिल जाए। देखिए इनको ईरान में एक डिसिप्लिन है चेन ऑफ कमांड की, इसके बिल्कुल इदराक नहीं है।
वो जून में भी यही समझते थे कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप की असैसिनेशन करने के बाद ईरान 3-4 दिन में तो रिस्पांस देने के काबिल नहीं रहेगा, फिर जो 5वां 6ठा रोज आएगा हम अपनी ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे और उनको टेबल में लाने पर उनको प्रेशराइज करेंगे। आपने देख लिया जुमे के अलसुबह असैसिनेशन हुई, जारहियत हुई, उसके कुछ घंटों के बाद न सिर्फ नई लीडरशिप के रिप्लेसमेंट हुई बल्कि रिटेलिएशन का आगाज भी हुआ। यहाँ तो उससे भी एक एक्सपीडाइट प्रोसेस चल रही है। मतलब यहाँ पे अलसुबह पाकिस्तान टाइम 11 मेरे ख्याल में 11 बजे सुबह वहां पे जारहियत का आगाज हो गया। उसके कुछ ही 2-3 घंटे में, आई थिंक 3 घंटे से भी पहले ईरान ने रिटेलिएशन का आगाज कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज बाकी है जिसका हमें इंतजार है, सुप्रीम लीडर की फाइनलाइजेशन। That's it. The interim leadership council अपनी जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली है, जिसमें एक जूरिस्ट असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के एक चीफ जस्टिस है और प्रेसिडेंट है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है जहां पे नुमाइंदे बैठे हैं जो कि डायरेक्टली ईरानी अवाम के वोट लेके उस असेंबली में बैठते हैं, वो नई न्यू लीडरशिप का इंतखाब करेंगे। बस यही चीज रह गई है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे है। यानी कि अमेरिका का स्केप्टिसिज्म सही है वो फिर डेफिनेटली। अच्छा, अफजल ये बताएं कि जो सुप्रीम लीडर की शहादत का वाक़या है, ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले साल भी जंग हुई थी, उसके बाद ईरान ने ये कहा था कि हमने इस वाक़े से बहुत कुछ सीखा, और आज जब सुप्रीम लीडर हैं और उनकी पूरी फैमिली है वो एक जगह पे कहीं पे मौजूद हैं, वो अपने कंपाउंड में रहे, और वो इवन बल्कि ये भी रिपोर्ट जो किया गया है कि ये वाक़या सारा प्लान किस तरह हुआ किस तरह और फिर उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया गया, उसमें ये बताया जा रहा है वाशिंगटन की तरफ से कि हमने तो इसको 1 हफ्ते के डिले के बाद इस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो ये मतलब कि ईरान को भी दूसरे एंड पे ज्यादा टाइम मिला था। तो ऐसा नहीं था कि सुप्रीम लीडर को नहीं पता था कि दे आर कमिंग फॉर मी और माय फैमिली, या मेरी जो लीडरशिप है उसके लिए, तो फिर वो उसी जगह पे क्यों रहे? उनको ये पता था? Honestly, this is a very confusing matter for me as well. मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली जो इंटेलिजेंस लैब्स हैं या जो वैक्यूम की रेड होती है जिसमें मुसाद के बहुत बड़ा हाथ है, मैं आपको एक ज़रूर बात बताऊं कि मुसाद रियली एक चैलेंज है ईरान के लिए, इंटेलिजेंस काउंटर करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको डिटेक्ट करना, उसको फॉइल करना। आपको पता है ये जो इजरायली सिटीजन है उनसे उनके ज्यादातर जो लोग हैं वो डुअल नेशनलिज्म है। मतलब यहाँ पे इजरायली भी है और उनके पास नीदरलैंड की भी नेशनलिटी है या यूके भी नेशनलिटी है या किसी और यूरोपियन ममालिक की कंट्री है। मैं आपको बता सकूं कि इस तरह के सैकड़ों लोग ईरान में आए थे गुज़श्ता अदवार में। अच्छा। तो इनका पता करना कि इनमें कौन सी इजरायली है नॉन इजरायली है बहुत मुश्किल है। लेकिन अफजल वो बात ठीक है, चले इंटेलिजेंस का अपना एक लैब नहीं, मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ ना। अच्छा। इस तरह की कार्रवाइयां होते होते ऐसे ही प्रोसेस है, मोसाद के जो एजेंट्स है वो ईरान में उनकी आमद होती होगी, और जाहिर है अंदरूनी कोलैबोरेशन के बगैर ऐसी कार्रवाइयां मुमकिन नहीं हो सकती। अच्छा अफजल, इसमें जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, उस पर एक तज्जिया मैंने सुना, मुख्तलिफ थीरीज आती हैं ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई बात होती है, उसमें से एक जो मुझे बहुत पॉइंट जो है वो कैची लगा था मज़द के साथ, वो ये कि आयतुल्लाह खामनेई वांटेड टू बी कि वो शहीद हो जाएं, और उन्होंने अपनी शहादत ये बात जानते बूझते कि दे आर कमिंग फॉर मी, उसके बाद भी उन्होंने प्रेफर किया कि वो शहीद हों, और उनके शहीद होने के बाद का भी सूरत हाल उनको पता है कि शायद उसके बाद हालात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं ईरान की उसमें फेवर में, और इसराइल के खिलाफ जो है फिर वो कार्रवाई बढ़ सकती है। तो उन्होंने शहादत को प्रेफर किया, इसलिए ही डिड दैट। और ये तो उनको पता है कि उनकी लीडरशिप जो है उनके बाद उन्हीं के कदमों पर चलते हुई इसराइल के खिलाफ खड़ी रहेगी। देखिए, मैं स्पेसिफिकली इस थ्योरी के तो कंफर्मेशन ना मैंने अनफॉर्चुनेटली ना मैंने जाहिर है हम इस पे सिर्फ बहस कर सकते हैं, मुझे इल्म है जी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बात बताऊं कि वो वाकई अपनी शहादत का इंतजार कर रहे थे। यस यस एब्सोल्युटली। उनके ऑफिस के एक करीबी ऑफिशियल है जो कि उस टाइम सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे,
उनके बकौल, अभी ईरानी सरकारी मीडिया में भी है ये स्टोरी, उनसे कहा गया था कि आप ये अपनी जो कंपाउंड है उसको चेंज कीजिएगा या हमें कुछ अरेंजमेंट्स मजीद करने दें। ऑलरेडी हुई थी वहां पे जी, बंकर, सिक्योरिटी बंकर वो सारे मौजूद थे, लेकिन वो कुछ एडवांस, क्योंकि जून 2025 में कुछ नई चैलेंजेस सामने आए थे सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट दे विल नीड टू अरेंज समथिंग टू द सुप्रीम लीडर। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिस में ठीक हूं और मुझे यही सिचुएशन ठीक है, अगर मुझे किसी और शहर में आपने मुंतकिल ही करना है फॉर माई सेफ्टी एंड फॉर माई फैमिली, तो आप पहले 90 मिलियन ईरानी पीपल को भी उधर ले जाएं, उसके बाद आप लोग मुझे उस सेफ प्लेस में ले जाएं। तो उनकी थिंकिंग तो ये थी, मतलब वो पिछले 2 हफ्ते पहले जब उनकी स्पीच हो रही थी, वो दुआ यही कर रहे थे कि खुदा इनको शहादत नसीब करे। बिल्कुल ऐसे ही है, यही रीज़न जो है वो वैलिड नज़र भी आता है। अच्छा, अब अफजल, ट्रांजिशन ऑफ पावर किस तरह से होगा? टेम्परेरीली तो हम देख रहे हैं कि अली रज़ा आरफी आ चुके, लेकिन उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है? देखिए, अली रज़ा आरफी इंटरिम सुप्रीम लीडर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बताऊं। वो ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंटरिम लीडरशिप काउंसिल, अच्छा, व्हिच केम फ्रॉम द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, देखिए आराफी साहब जूरिस्ट है, वो सीनियर कैलरिक है, जिसे मुज्तहिद कहा जाता है, जिसे उनके एक मर्तबा है जिसे आयतुल्लाह, मतलब वो एक फ़िक़ही लिहाज से, दीनी लिहाज से एक ऐसे दर्जे पे पहुंचते हैं वहां से जिनको आयतुल्लाह कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लीडर की जान को कुछ भी हो जाए, उनकी वफात पाए या उनकी शहादत हो जाए या उनको बर्खास्त किया जाए या वो खुद स्टेप डाउन करे, उस सूरत में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटरिम काउंसिल बनेगी जिसे इंटरिम लीडरशिप काउंसिल कहा जाता है, जिसे एक जूरिस्ट असेंबली ऑफ एक्सपर्ट देती है और प्रेसिडेंट आ जाएंगे उस पर और चीफ जस्टिस आ जाएंगे, और ये तब तक जिम्मेदारी संभालेंगे जो कि सुप्रीम लीडर की जो माता है उनके अंडर जो जिम्मेदारियां आती थी वो 3-4-5 दिन के लिए संभालेंगे, इतनी तवील नहीं है। क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की एक अच्छाई ये है मैडम कि जब इमाम खुमैनी की रहलत हुई थी रात को 1989 में, अच्छा, तो आई थिंक अगले सुबह असेंबली एक्सपर्ट की मीटिंग उसी रात को हुई थी और उनका फाइनल डिसीजन सुबह हुई थी, जिसके शहीद आयतुल्लाह खामेनी उस वक्त सदर थे, तो इनको इंतखाब किया गया था, मतलब कोई गैप नहीं रही। अच्छा। मतलब जब इमाम खुमैनी के लाश को तैयार किया एक कंट्री वाइड फ्यूनरल के लिए, उसी दौरान इमाम खामेनी का इंतखाब हो चुका था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर सच प्रैक्टिस फॉर द करंट सिचुएशन। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की तो मीटिंग कल से ही शुरू हुई है, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट मीटिंग है उनके, ये के बाद दीगर मीटिंग हुई, तो आई थिंक अगले दिनों तक फाइनलाइजेशन इस पे होंगे, अनाउंसमेंट होगी, और फिर सुप्रीम लीडर जब आएंगे, नई जो पॉलिसी है अमेरिका के साथ, जो उस इजराइल के साथ वॉर को किस तरह आगे लेकर जानी है, वो अकॉर्डिंग टू दी न्यू सुप्रीम लीडर के पॉलिसी के मुताबिक वो चलेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका अफजल रजा मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अफजल रजा हमें राउंड की सूरत हाल बता रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बात ही हम लोग कर रहे हैं, और इस पर अब बात करने के लिए मुझे शो में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो पूरी दुनिया इस वक्त हमें जंग के दहाने पर नहीं बल्कि जंग लड़ती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर मुसलमान ममालिक हमें एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। सर, हाउ डू यू एनालाइज दिस? जी, वाकई बहुत बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में स्पेशली जिस खित्ते में हम रहते हैं, ये खित्ता और गल्फ का खित्ता, मिडल ईस्ट का खित्ता, और चूंकि इस पूरे खित्ते में मुसलमान ममालिक की अक्सरियत है और रीजन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि बजाय इसके कि वो दूसरों के खिलाफ लड़े, वो आपस में इस जंग में वो यके बाद दीगरे शामिल होते चले जा रहे हैं, जो कि बेसिकली इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू की थी। ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, और जिस तरीके से सिचुएशन आगे चल रही है, अगर ऐसी सिचुएशन बढ़ती गई
तो खून खराबा भी ज्यादा होगा और जंग इस स्थिति से बाहर भी निकल सकती है। तो सर आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है कि कहीं पे डी एस्केलेट भी हो सकता है, कहीं पे कोई मज़ाकरात की तरफ जा सकती है? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बजाय चले बातें ही सही, लेकिन कहीं पे कोई अगर डायलॉग का जिक्र आया तो उस पर ईरान का आज जो रद्द-ए-अमल आया, ईरान ने कहा कि भाई हमने कोई किसी से मज़ाकरात नहीं करना, ईरान रिटेलिएट करेगा और अवेंज करेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इशू यह है कि वो प्रोडिक्टेबल नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट कौन करे। वो इतनी ज्यादा सोशल मीडिया के जो ट्वीट्स करते हैं और बाज़ का ऐसी गुफ्तगू करते हैं, डेफिनेटली एक प्रेसिडेंट को शायद इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट को फिर वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। वो तो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसके 2 अदवार हो चुके थे और तीसरा दौर भी शुरू था, उसके मुतालिक भी बीच में वो उम्मीद का इजहार करते रहे और उसके बारे में उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे या नहीं चल सकते। और उसी दौरान उन्होंने ईरान पे हमला भी कर दिया, जो कि बिल्कुल अनएथिकल है। आपने उनकी लीडरशिप सारी की सारी मार दी, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, मिलिट्री लीडरशिप मार दी। आप पिछले 5-6 दिनों से इतनी ज्यादा बॉम्बिंग कर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो डिसमेंटल हो रहा है। तो ईरान के पास तो अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। ईरान की अमेरिका के कहने पे तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे तो यकीन कैसे को करेगा कोई। साथ वो ये भी कहते हैं कि जी जो ईरान की नई लीडरशिप है वो शायद वो चाहती है कि नेगोशिएशंस करें। नई लीडरशिप अगर इस सर्कमस्टांसिस में उनके साथ नेगोशिएट करती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी मुतासर होती है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से माहौल उस तरीके से बन नहीं रहा। और आप ये देखें, सर ईरान के पास आपको नहीं लगता कि रिटेलिएट करने का ऑप्शन तो है और वो कर भी रहे हैं? तो ये बात ईरान को खुद मालूम नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? तो अगर उनके पास, उनको लग ही रहा है कि वो कर सकते हैं रिटेलिएट, इसीलिए वो अभी तक डट के खड़े हैं। रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा रिटेलिएट उनके पास ऑप्शन है। देखिए, रिटेलिएट मुख्तलिफ तरीकों से होता है ना जी। आप एयर से रिटेलिएट करते हैं, आपकी नेवल फोर्सेस स्ट्रांग होगी, आपकी ग्राउंड फोर्सेस स्ट्रांग होगी। ग्राउंड फोर्सेस तो उनकी हैं, बट ना इसराइल के बॉर्डर ईरान से मिलता है ना अमेरिका का मिलता है। तो आ जाके उनके पास मिसाइल रह जाते हैं। अभी मिसाइल कितने हैं ये भी किसी को नहीं पता। अच्छा सर, इसमें सबसे बड़ा एक जो मोहरा था ना ईरान के पास, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का हमें नजर आता था कि वो अगर हो जाता है बंद तो फिर पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई बहुत बड़ी हद तक मुतासिर होगी और वो शायद उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान। लेकिन मुझे जाती तौर पर यह भी लगता है कि ये बात तो अमेरिका को पता ही है, तो अमेरिका क्यों ये होने देगा? अमेरिका ने ये इसलिए होने दिया क्योंकि चाइना भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए, अपनी ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर चीज़ के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनर्जी सप्लाई के लिए। तो उसमें फिर अमेरिका ने जानबूझ के ये किया, ईरान को इस पॉइंट तक लेके आया जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को उसको ब्लॉक करना पड़े। दूसरी बात ये होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं हो सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करने के लिए आपको नेवल ब्लॉकेड लगाना पड़ता है। ईरान की क्या बैरियर इतनी स्ट्रांग है? ईरान की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करने से के लिए आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिक, हम सब जानते हैं, आप भी गुजरगाह है। आपने जो बात की कि चाइना की उस पर डिपेंडेंस काफी, वेनेजुएला का, और इस साइड से जो ऑयल होता है यहीं से गुजर के जाता है, वो भी बात आपकी ठीक है। लेकिन वो उनके भी इंटरेस्ट बीच में होंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि आपको कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है कि आपकी कैपेबिलिटी है क्या। उनकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली है, बट वो किस हद तक सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज अटेन भी तो आपने करना है ना। जब आपने सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। और सेकेंडली, उनके जो मिसाइल्स हैं, अभी स्टॉक पाइल्स के ऊपर रात को कुछ लोकेशंस पे अमेरिकन इजराइलीज ने बेसिकली अटैक करके बहुत उनके बॉम्बिंग की है, जिससे ये खदशा कि शायद उनके कोई मिसाइल के स्टॉक पाइल भी इफेक्ट हुए हो। तो रिटेलिएट तो ईरान कर रहा है। अभी उनको पता है कि रिटेलिएशन जो कि लिमिटेड है, ईरान चाहता है कि जंग लंबे अरसे तक चले। तो लंबे अरसे तक अगर जंग चलाना चाहते हैं तो फिर उनको रिटेलिएशन में भी इसी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि 4 हफ्ते तक चलेगी ये जंग। तो वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की आप वाली बात है कि उस पर तो आप जा ही नहीं सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते उसके किसी बयान पे। लेकिन एक चले बात कंसिडर कर लेते हैं, 4 हफ्ते तक ये जंग जो है वो चलती है, तो उसमें क्या ईरान जो है वो इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि 4 हफ्ते तक भी इसको चला सके या नहीं? 4 हफ्ते तक तो खैर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की मिसकैलकुलेशन है। जैसे उनकी मिसकैलकुलेशन अभी तक तो नजर आती है कि ही थॉट के आयतुल्ला अली खामनेई को टारगेट करके तो वहां पर रजीम इजीली चेंज हो जाएगा। वो भी इतनी इजीली चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। जंग तो लंबी चलेगी और चल भी सकती है। 4 हफ्ते तो वो कहते हैं ना जी, आगे बिल्कुल सिटिंग डक्स तो नहीं बैठी हुई जो कुछ भी नहीं करेंगी। अभी ईरानियंस आर इन अ टाइट कॉर्नर। जब आप टाइट कॉर्नर पे होते हैं तो फिर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। तो वो स्ट्रेटजी उनकी यही है कि पॉजेस के साथ रिटेलिएट करे, सिलेक्टिव जगह पर रिटेलिएट करे। लेकिन असल इशू जो आपने पहले इंडिकेट किया है कि जब अमेरिकन बेसिस को कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, बहरीन में
और अमान वगैरह में आप टारगेट करेंगे तो फिर उससे वो कंट्रीज भी जंग का हिस्सा शामिल होते चले जाएंगे, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी ईरान के लिए। सर तो ये ईरान क्यों कर रहा है सर? ईरान बाकी ममालिक को बीच में क्यों लेके आ गया? क्या ईरान ये चाहता है कि वो ममालिक फिर जो है बदले में अमेरिका को प्रेशराइज करें कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, आप बस करें? ईरान जो है हम पे भी हमले करना शुरू हो चुके हैं, अमरीकी अड्डों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक है कोई ईरान की? प्रेशर टैक्टिक्स भी है और दूसरे ये देखिए उनकी कंपल्शन भी है। ईरान किस पे अटैक करे? जहां से आप पर अटैक होता है आपने काउंटर अटैक वहीं पर करना होता है ना। अभी अमेरिका का या इसराइल का बॉर्डर तो नहीं मिलता, अमेरिकन बेसिस से ईरान पे हमला हो रहा है। तो अमेरिकन बेसिस जिन मुल्कों में है, ईरान उन्हीं बेसिस को अटैक करेगा। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? सऊदी अरेबिया या यूएई या कतर, इन मुल्कों में अमेरिकन बेसिस है। तो बेसिकली ईरान उन बेसिस को अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिकन की प्रेजेंस है। अभी प्रेजेंस अगर इन मुल्कों में है तो वो तो ईरान की मजबूरी है। इसराइल को तो डायरेक्टली अटैक फिर भी वो कर सकता है क्योंकि इतनी दूर डिस्टेंस नहीं है। अमेरिका को तो नहीं कर सकता। अमेरिकन को तो अटैक उन्होंने, इसलिए आप देखें लास्ट ईयर जब ईरान ने इस अटैक किया था, इसराइल ने ईरान पे, उस वक्त अमेरिका बीच में शामिल नहीं था, तो ईरान ने इन कंट्रीज को अटैक बिल्कुल नहीं किया। जब ईरान ने कतर के बेस से, अमेरिका ने कतर के बेस से ईरान पे अटैक किया, फिर आपको याद होगा कि ईरान ने एट वंस रिटेलिएट किया था। तो ये मजबूरी भी उनकी हो जाती है, ये भी एक रीजन है। दूसरा प्रेशर के तौर भी है कि जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अमेरिकन को वो कहेंगे कि हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। बट इन रिटर्न हो क्या रहा है? इन रिटर्न ये हो रहा है कि आपने जो बात की मुसलमान आपस में दस्तों गिरबान है, उससे नुकसान ही नहीं अपना है। ऑलरेडी एक बिखरी हुई उम्मा है, एक फ्रेगमेंटेड उम्मा है, डिसइंटीग्रेटेड है। ऊपर से ये सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया में, जहां जहां जंग है, स्वाई यूक्रेन रशिया के, बाकी हर जगह तो जंग तो मुसलमानों के खिलाफ है। या हम खुद आपस में लड़ रहे हैं, या इंटरनली chaos कंफ्यूजन है, या एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, या बदकिस्मती से दूसरों को आला कार बनते हुए हम लड़ रहे हैं। ये इश्यूज है बेसिक। अच्छा सर, डू यू सी एनी regime change happening in ईरान? क्योंकि अगर ईरान के ऑपोजिशन की बात करें, वो तो एक बैटर्ड ऑपोजिशन है, वो नहीं लगता मुझे कि वो इस काबिल होगी कि वहां पे आके टेक ओवर कर ले। तो लेकिन अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है, वो पूरा ऑपरेशन, वो सिर्फ ये मकसद ये नहीं, वो मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन वो regime change चाहता है। तो इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट? मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी होगा। रिजीम चेंज के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। डीप रूटेड ईरानियन जो इस वक्त वहां पर लोग बरसर इक़्तिदार हैं, चाहे वो रिलीजियस लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, लास्ट 47 ईयर से ईरानी रेवोल्यूशन के जो समरात हैं बहुत डीप रूटेड हो चुके हैं। अक्सरियत उनकी लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी अली खामनाई साहब के साथ थी। उनकी जिस तरीके से शहादत हुई, लोगों में गम और गुस्सा भी बहुत है। तो मेरा नहीं ख्याल रजीम चेंज इतना इजी होगा। फिर रजीम चेंज करने के लिए आपको किसी न किसी स्टेज के ऊपर ग्राउंड भी आना पड़ता है। फिलहाल अफोर्ड ना इसराइली कर सकते हैं, अमेरिकन कर सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर आए। ग्राउंड के ऊपर जब आएंगे तो वहां पर फिर ईरानियन ग्राउंड फोर्सेज, चाहे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरानी आर्मी है, या उनके दूसरे रजाकार हैं, वो तो काफी स्ट्रांग है। वो तो इतना इजी टारगेट वो नहीं होंगे। तो रजीम चेंज अमेरिका की ख्वाहिश तो है, बल्कि उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव भी यही था जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी परसों के बयान में भी कहा था। बट इट्स नॉट दैट इजी रिजीम चेंज। सर प्राइम ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक यही गोल है? अमेरिका और इजराइल सिर्फ ये चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, या उनके कोई और मकासद भी हैं? देखिए, रजीम चेंज करने से बहुत सारे मकासद हासिल हो जाते हैं ना। अपनी मर्जी की पॉपेट गवर्नमेंट ले आएंगे तो इट मींस इजराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। कल को हो सकता है इजराइल की प्रेजेंस वहां पर हो जाए, इजराइल अपने कुछ बेसिस वहां पर बना ले, ईरान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ना हो, ईरान को अपनी मर्जी की। तो फिर जरूरत क्या है? जब आपकी मर्जी की गवर्नमेंट आ जाए, पपेट गवर्नमेंट आ जाए, जो आपके कहने पे सब कुछ करता जाए, तो आपको क्या जरूरत है उस मुल्क में आगे आपको कुछ और करने की? मकसद उनका यह है कि ईरान एक ऐसा ईरान हो जो बिल्कुल कमजोर हो, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए, उनके लिए कोई, बिलखुसूस इसराइल के लिए कोई खतरा ना हो, जो वो चाहे खित्ते में करें, उनको किसी किस्म की अपोजिशन ना हो, और कल को जरूरत पड़ने में ईरानियन सॉइल को यूज कर सकें फॉर देयर फर्दर नेफेरियस डिजाइंस। अच्छा सर, पाकिस्तान का रोल भी मुझे इसमें समझाएं, और साथ मुझे चाइना और रशिया का रोल समझाएं। क्या हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली चाइना और रशिया बैक करना शुरू कर दे ईरान को ऑफिशियल तौर पे, और जहां पे दुनिया को पता चल जाए कि भाई, या अमेरिका और इजराइल को ये मैसेज चला जाए कि अब हम ईरान को इतना आसानी से छेड़ नहीं सकते? ऐसा चाइना और रशिया का कोई रोल हो सकता है? चाइना, आई डोंट थिंक सो। चाइनीज की पॉलिसी ये रही है कि वो हिस्टोरिकली भी कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्टली बीच में नहीं आते, कभी भी वो नहीं आए।
वैसे सर लेकिन इनडायरेक्टली अगर बात कर लेना तो जो मिसाइल्स हैं इस वक्त ईरान के पास वो चाइना ने ही उनको दिए हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी अगर कोई हो रहा है तो वो मिसाइल प्रोग्राम से ही हो रहा है। और चले जोहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम दूसरी तरफ है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम इज अ बिग हिट फॉर अमेरिका, और अमेरिका उसी के खिलाफ खड़ा है, तो वो चाइना के खिलाफ ही खड़ा हुआ इनडायरेक्टली। हम अगर लास्ट 25-30 साल में देखें, अमेरिकन जितनी इंटरवेंशन हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान में हुई है या इराक में थी, लिबिया में थी या शाम में रही है, तो वहां पर एक्सेप्ट फॉर सीरिया जहां पर रशियन्स का भी बीच में रोल रहा है, अदरवाइज किसी ने भी अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं किया। मजम्मती बयानात आते रहे हैं, इज़हार यकजहती होती रही है, लेकिन चाहे वो नेटो था या विदाउट नेटो था या यूएन का कवरेज था या यूएन का कवरेज नहीं था, बीच में डायरेक्टली नहीं आया। और मेरे ख्याल में अगर किसी वक्त चाइना को, रशिया को अगर कोई किसी हवाले से इंटरवीन करना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो दिस इज द टाइम। अदरवाइज इस खित्ते में जिस तरीके से अमेरिकन और इजरायली इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, ईरान का मतलब है कि नेक्स्ट डोर टू रशिया एंड नेक्स्ट डोर टू चाइना, तो फिर तो इट विल बी टू लेट। और इस तरीके से, और अमेरिकन को कोई अपोजिशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको जरा एक्टिवली अपना रोल अदा करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमेसी। एटलीस्ट कोई उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अगर अमेरिकन जाके इनडायरेक्टली अपना किरदार अदा कर सकते हैं थ्रू नेटो, तो रशिया को भी करना चाहिए। चाहे या रशिया की अपनी जंग नहीं है, लेकिन एलाइज तो है ईरानियन की, थोड़ी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रशिया में रही है आफ्टर दी रेवोल्यूशन, और चाइनीज उनको वेपन भी देते रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनकी तरफ, अमेरिका की तरफ तो कभी भी ना रही ना, वेस्ट की तरफ कभी भी ना रही। जो कुछ उनकी ओरिएंटेशन रही है मिलिटरीली, वो इन्हीं दो कंट्रीज की तरफ रही है। तो दिस इज द टाइम दे मस्ट कम इन। मैं ये नहीं कहता कि बीच में आके वो बंदूकें पकड़ के अमेरिका के ऊपर हमले करने शुरू कर दें, कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट होना चाहिए ना, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अपने अपने डिजाइन के लिए अगर इसराइल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे मुल्क पे इस तरह चढ़ दौड़ता रहेगा, तो दुनिया तो फिर कुछ भी ना रहेगी, दुनिया तो एक तमाशा और खेल बन गई। जैसे आज हम देख रहे हैं सर, लेबनान के ऊपर भी अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, हिजबुल्लाह को बजाय टारगेट करते हुए। तो सर आपको लगता है कि अभी कोई हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज की कोई प्रेजेंस है और वो कोई इफेक्ट कर भी सकती है, कोई इम्पैक्ट उसका हो सकता है? हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट आर दे? किसी न किसी हवाले से प्रॉक्सीज तो हैं, यमन में भी है, लेबनान भी है, शाम तो भी ना होने के बराबर है। लेकिन बात यह है कि ईरान जब खुद इतनी मुश्किल सिचुएशन में है, तो वो कैसे प्रॉक्सीज को इस टाइम पर उनकी हेल्प करेगा, ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। और प्रॉक्सीज की अपनी हालत यह है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह आपने देखा उनकी पोटेंसी बहुत कम हो गई है, वो इतने एक पोटेंट फोर्स नहीं रहे, अब वहां पर लीडरशिप का फुकदान है, इसलिए इजराइल उनको टेक ऑन करता है। ईरानियंस खुद इंटैंगल हो गए हैं, तो ये 2 फ्रंट 3 फ्रंट वाला काम तो मुश्किल हो जाता है जब हर तरफ से आप इंसर्कल्ड है। अभी तो ये है कि वॉट एवर रिसोर्सेज इरानियंस हैव, वो इसको वक्फों के साथ टैक्टफुली यूटिलाइज ऐसे करें कि जंग प्रोलॉन्ग हो। और जैसे अमेरिकन का कुछ ना कुछ तो नुकसान कल भी हुआ है, और अमेरिकन और इजरायलीज बड़े कैजुअलिटी सेंसिटिव है, उनका एक भी फौजी या बंदा मर जाए तो चीखों पुकार शुरू कर देते हैं, इससे बैक होम प्रेशर होता है। और ये मत भूलिएगा कि अमेरिकन पब्लिक की अक्सरियत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम की हमायत नहीं करती, वहां पर भी गम गुस्सा है कि हर जगह आपने, और ये कि बेसिकली जो कल आपने स्टेटमेंट सुनी होगी जब डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में कसीदे पड़े जा रहे थे नेतन्याहू की तरफ से, जब उसने ये कहा कि अमेरिका का कोई सदर इसराइल पे इतना मेहरबान नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप हुए, और इजरायली नेशन, आने वाली नस्लें भी डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्र मशकूर रहेंगी। तो व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हैज डन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके सामने हो रहा है, किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया। ये बेसिकली मैं भी समझता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका शायद ये नहीं चाहता था, ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के कहने पे, बिकॉज इसराइल का मुफाद है, वीकर ईरान और डोमिनेटेड बाय इजरायली ओवरऑल इन्फ्लुएंस, दिस इज व्हाट इजराइल वांट्स। बाकी तो हर तरफ उसके सराउंडिंग एरिया में तो कोई भी नहीं रह गया ना जी, तो वीकर ईरान सूट्स मोर टू इजराइल देन टू अमेरिका। अच्छा सर, अब ट्रांजिशन ऑफ पावर ईरान के अंदर किस तरह से होगी? हमने ये देखा कि अली रज़ा अराफी को चले वक्ती तौर पे इंटरिम सेटअप के मुताबिक वो उन्होंने फंक्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो किस तरह से होगी, और फिर उसके ऊपर क्या नज़र होगी अमेरिका और इसराइल की? वो कितना पावरफुल होगी वो नई रजीम, या नहीं होगी, मुख्तलिफ होगी, क्या होगा? अली रज़ा साहब को उन्होंने अबूरी तौर पे तो ज़ाहिर मुंतखब किया है, लेकिन ज़ाहिर उनकी एक अबूरी काउंसिल है, ट्रांजिशन काउंसिल है, उनके आइन के मुताबिक वही, आई थिंक इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, मे बी नेक्स्ट
3-4 डेज में वो एक आयतुल्ला अली खामनाई का जानशीन एक मुकर्रर या मुंतखब कर लेंगे, जो उनका एक तरीकाकार है वो काफ़ी स्मूथ है। लेकिन चूंकि इमाम ख़ुमैनी के बाद दिस इज द सेकंड टाइम, वो एक तो उनकी वफात के फ़ौरन बाद आयतुल्ला अली खामनाई हो गए थे भी, चूंकि वो इतना अरसा रहे हैं 39 मतलब ऑलमोस्ट 37 ईयर जी 37 ईयर। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में वो हो जाएगा। बाकी जहां तक ताल्लुक है अमेरिका की और इजराइल की नज़र तो बिल्कुल रहेगी। जैसे आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कहा था कि मुझे पता है कि अभी इंतजाम कौन चला रहा है, किसके क़यामत से काम हो रहा है और आगे कौन आने वाला है, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। नज़र उनकी यकीनी तौर पे होगी कि नई लीडरशिप जो है वो किस तरफ जाती है, वो कितनी उसी तरीके से कमिटेड होती है जितने अली खामनाई थे। ज़ाहिर अली खामनाई साहब की लेगेसी है, ईरान में का अपना सिस्टम है, जो कोई भी बनेगा वो उनके इन्फ्लुएंस का, उनकी टीम का करीबी रफ़ाकार में से होगा। पर डेफिनेटली ये भी हकीकत है कि मैटर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा जो होता है उसका जानशीन जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं होता, जानशीन होता है। तो वेट एंड सी कि उनकी पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से आगे चलते हैं। अमेरिका तो ज्यादा कीन होगा, इसराइल बहुत कीन होगा कि किस कुछ पॉलिसी में हम शिफ्ट देख सकते हैं नई रिजीम का कि लेट्स से कि रिटेलिएट नहीं करना, हमने डायलॉग की तरफ जाना है, व्हिच आई डोंट थिंक सो कि ईरान एंड इजराइल वो चाहते हैं। वो तो उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ था बाहर। मेरा ख्याल है कि इस तरह का हमें पैराडाइम शिफ्ट तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। नेगोशिएशंस की तरफ इसलिए भी जा सकते हैं कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो कि ईरान के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, और मुझे अंदाजा है कि बैकडोर से कुछ कोशिशें हो रही हैं। मे भी हम जैसे ममालिक बीच में कोशिशें जैसे करें तो ईरान किसी हद तक आमादगी इस पे जाहिर कर दे कि चलो लेट्स गो फॉर द डायलॉग, बल्कि स्ट्रेट अवे डायलॉग नहीं। ये नहीं हो सकता कि हमले भी होते रहे और डायलॉग भी होते रहे। अब होंगे तो मीनिंगफुल डायलॉग होंगे और हमले रोकने पड़ेंगे। ये जो तो मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि डायलॉग ये नहीं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उस पॉसिबिलिटी के लिए कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल बनाने के लिए सबसे पहले ये हमले रोकने पड़ेंगे। हमलों के होते हुए नहीं, क्योंकि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है जो किया है बेसिकली ईरान और अमेरिका ने, इजराइलीज और अमेरिका ने जो कुछ किया है इन द मिडिल ऑफ द नेगोशिएशन, आपने अटैक कर दिया है, तो उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। बट मुझे अंदाजा है और कि कोशिशें तो हो रही हैं और कोशिशें होनी भी चाहिए, बट इसके अलावा कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं हम देख सकते, क्योंकि दोस्ती की पींगे बढ़ जाएंगी। और आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अभी इसराइल और अमेरिका इतना आगे जा चुके हैं कि उनके लिए भी पीछे हटना मुश्किल है। लेकिन आई पर्सनली फील कि कुछ मिसकैलकुलेशन उनसे डेफिनेटली हुई है। इट्स नॉट दैट इजी जैसे वो चाह रहे हैं। चलें ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी न्यूज़ टुनाइट में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।